मेरा वो ज़ालिम पति भाग दो। मेरा जिस्म और ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अपने ही पति को अपने हाथों से मार डालूं। वो एक कमज़ोर औरत पर इतना जुल्म कैसे कर सकता था? अब तो मुझे उसके दिमागी मरीज़ होने पर कोई भी शक नहीं था। अबॉर्शन की तकलीफ़ एक तरफ, मगर जो तकलीफ़ मुझे उसका रवैया और उसका अंदाज़ पहुंचा रहा था, वो बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। मैंने उसकी मन्नत समाजत करके देख ली थी, मगर उस पर तो एक जुनून सवार था। और फिर मेरी ज़िंदगी की एक और रात उसके अत्याचार में गुजरी थी। मुझे तो अपनी सहन शक्ति पर हैरत हो रही थी कि मैं इतना जुल्म कैसे सह गई जितना उसने मुझ पर किया था। सारी रात मैं दर्द से बिलबिलाती रही और सिसकती रही, मगर वह सुकून से सोता रहा, क्योंकि उसने अपना जुनून मेरे अंदर उतार दिया था। सुबह हुई तो वह बिल्कुल फ्रेश होकर उठा था और मुझसे तो बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और मैं बिल्कुल गुमसुम सी बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए खाली नज़रों से कमरे की सफ़ेद बेदाग दीवारों को देख रही थी। और मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हो रहा था कि महलों में रहने से इंसान को खुशी नहीं मिलती और न ही दौलत इंसान के सुकून का ज़रिया है। वरना जिस गुर्बत में मैंने ज़िंदगी गुजारी थी और जिन हालातों में मैं रही थी, मुझे लगता था कि सारी मुश्किलें और परेशानियां हम गरीबों के नसीब में ही होती हैं। अमीर तो बड़े ठाठ से ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर आज मुझे अपनी वो गुर्बत वाली ज़िंदगी इस शाही ज़िंदगी से कई गुना बेहतर लग रही थी। प्रदीप ने मेरी तरफ देखा और कहा, बैठी तो ऐसे हो जैसे कोई मर गया। एक तो तुम पर रात भर मोहब्बत लुटाता रहा हूँ, ऊपर से फिर भी तुम्हारा मूड ख़राब है। तुम औरतें तो सदा के एहसान फरामोश ही होती हो। वो भी ऐसी ही थी, मेरी कोई भी मोहब्बत और तवज्जो उसे खुशी नहीं देती थी। और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा मूड ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द ही उसके पीछे जाओगी। मैं प्रदीप की बात सुनकर जैसा अंदर तक हिल गई थी। वो मुझे कहाँ भेजने की बात कर रहा था, और उसकी पहली बीवी कहाँ थी? मैंने तो सुना था कि उसने उसे डिवोर्स दे दिया है। प्रदीप तो कमरे से निकल गया, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे अधूरे सवाल छोड़ गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बेड से उठकर 2 कदम ही चल सकूं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और राजू कमरे में आया। वो शायद कमरे का बिगड़ा हुआ हुलिया सही करने आया था। मुझे यूं बेजान पड़ा देखकर वो नज़रें झुका गया और कमरे की बिखरी चीज़ें समेटने लगा। शायद मेरे बिखरे वजूद को मुझे खुद ही समेटना था। राजू, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? मैंने उससे पूछा तो वो चौंक गया। कहने लगा, मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वो 5 साल से प्रदीप जैसे इंसान के साथ कैसे रह रहा था, जो उसे बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। शायद उसने मेरी हैरानी भांप ली थी। मेरे बाप के सर पर कर्ज था जो प्रदीप साहब ने उतारा था, और उसके बदले मेरा सौदा हुआ था। तब से मैं यही हूँ। वो अफसोस भरे लहजे में बोला। तो मेरे दिल को कुछ हुआ। मतलब इस घर में सिर्फ मैं ही कैद नहीं थी, बल्कि राजू भी मेरे जैसे ही था। क्या तुम जानते हो कि प्रदीप की पहली बीवी कहाँ है? प्रदीप ने उसे क्यों डिवोर्स दिया था? प्रदीप ने जब से अपनी बीवी का जिक्र किया था, तब से मेरे जहन में सवाल था, और शायद राजू इस बात को जानता था। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल गुमसुम हो गया, जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि क्या जवाब दे। आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या करेंगे वर्षा जी? उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा उलझा देगा। बेहतर यही है कि आप दोबारा कभी शांति मैडम का जिक्र भी ना करें, और प्रदीप साहब के सामने तो इसका नाम भी मत लीजिएगा, वरना बहुत बुरा होगा। राजू की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी उसके बारे में जानने की। आखिर कोई भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करता था, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उसके बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। प्रदीप इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे साथ और क्या बुरा कर सकता था? उसने मेरे बच्चे को मार दिया था और मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। भला इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता था? मेरा ज़रा सा भी इनकार उसे गुस्से से पागल कर देता था। प्रदीप को मुझे तकलीफ़ देकर मज़ा आता था। मेरी सिसकियों से उसे सुकून मिलता था, मगर मैंने भी सोच लिया था कि अब अगर उसका ज़्यादा अत्याचार नहीं सहूँगी। राजू कमरे से बाहर चला गया तो मैं खुद को घसीट कर वॉशरूम तक गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैंने दराज से निकाल कर पेन किलर खा ली। जब कुछ आराम हुआ तो मैं उस घर की नए सिरे से जाँच करने लगी। प्रदीप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कोई आगे पीछे नहीं था। बस मैं उसके बारे में इतना ही जानती थी कि उसकी पहली शादी नाकाम हुई थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। न जाने उसने अपनी पहली बीवी को कहाँ रखा हुआ था। अगर प्रदीप ने अपनी पहली पत्नी को इसी घर में रखा हुआ था तो ज़रूर उसका कोई ना कोई सुराग मुझे ज़रूर मिलेगा।
शायद उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए ताकि मैं उससे संपर्क कर सकूं और जान सकूं कि प्रदीप ने उसे क्यों छोड़ा था। हालांकि ये सब कुछ जानकर मेरी अजियत और तकलीफ़ कम नहीं हो सकती थी जो मुझे सहनी पड़ती थी, मगर फिर भी मुझे सब कुछ जानना था। राजू ने बताया था कि प्रदीप ने पहली बीवी को मुझसे शादी करने से 1 साल पहले छोड़ा था, मतलब उसे इस घर से गए हुए सिर्फ 1 साल बीत चुका था। मगर इस घर में उसके रहने का कोई भी सबूत नहीं था। न कोई पुराने कपड़े थे, न ज्वेलरी, न कुछ भी तो नहीं था। एक दिन मैं छत पर बने पुराने स्टोर रूम के सामने गई जिस पर ताला लगा हुआ था। राजू और प्रदीप ने मुझे वहां जाने से मना किया हुआ था। शायद जो कुछ भी था उस स्टोर रूम के अंदर था। मैंने राजू से उसकी चाबी मांगी तो कहने लगा, क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं, फिर आप क्यों बना रही हैं। फिर मैं राजू की तरफ देखकर कहने लगी, इधर देखो मेरी हालत, क्या इससे ज़्यादा मुश्किल और दुखों से भरी ज़िंदगी किसी की हो सकती है। और प्रदीप इससे ज़्यादा मुझे और क्या तकलीफ़ देगा। वो हर रात मुझे अपने जुल्म और अत्याचार का निशाना बनाता है। उसके नज़दीक मेरे जज्बात और एहसास की कोई अहमियत नहीं है। वो मुझे अपने घर से बाहर तक नहीं जाने देता, न ही मैं अपने माँ बाप से मिलने जा सकती हूँ। मुझे सीधी तरह चाबी दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रदीप से लगाऊंगी। कहूँगी कि तुमने मुझसे बदतमीज़ी की है, और फिर देखना जो हाल मेरा वो करता है ना, वो तुम्हारा भी करेगा। राजू बनावटी मुस्कुराया, फिर कहने लगा, बहुत पछताएंगे आप, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शांति मैडम के साथ हुआ था। ये सुनकर मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई कि क्या क्या मतलब तुम्हारा। शांति के साथ क्या हुआ था? क्या प्रदीप ने उसे तलाक नहीं दी थी? राजू बनावटी हंसी हंसने लगा। आपको लगता है कि वो किसी को तलाक दे सकता है, ख़ास तौर पर अपनी बीवी को? प्रदीप को जिस लड़की से इश्क हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ता, बल्कि उसे मोहब्बत के नाम पर दिन रात तकलीफ़ और कष्ट देता है और उसकी सिसकियों से मज़ा लेता है। और जब उसका दिल भर जाता है तो वो उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ता, ख़ास तौर पर जब वो औरत उसके सामने खड़ी हो जाए, उसकी जी हुजूरी करने के बजाय अपने हक़ के लिए लड़ने के ठान ले और उसके मुंह पर तमाचा मार दे। फिर वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शांति धो बैठी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वर्षा जी, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो इंसान नहीं हैवान है। मैंने उसकी हैवानियत अपनी आँखों से देखी है, इसलिए आपको बार बार मना कर रहा हूँ। आप एक बहुत ही मासूम और भोली भाली सी लड़की हैं, और प्रदीप को ऐसी लड़कियाँ पसंद हैं जो उसके आगे सवाल ना करें, बस उसके हाँ में हाँ मिलाएं। आप जब तक ऐसा करती रहेंगी तब तक आप जिंदा रहेंगी। राजू की एक एक बात मेरे वजूद को कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैं बिल्कुल सांस रोक के उसे सुन रही थी। प्रदीप इस हद तक जालिम होगा, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आपको क्या लगता है कि उसने गरीब ख़ानदान में शादी क्यों की? मैं आपको आज बताता हूँ। शांति भी एक गरीब घराने की लड़की थी। गरीबों की मजबूरी और नादानी का फ़ायदा उठाना प्रदीप से बेहतर कोई भी नहीं जानता। शांति भी आपकी तरह हसीन थी, सच्ची और खरी थी। वो प्रदीप की हर बात मानती गई, उसकी दी हुई हर तकलीफ़ और अत्याचार बर्दाश्त करती गई, मगर जब उसके सामने खड़ी हो गई अपने हक़ के लिए, तब उसकी अपनी जान भी ख़तरे में पड़ गई। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज़िंदा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका अंजाम भी शांति जैसा हो, इसलिए सावधान रहे तो अच्छा है। ये कहकर वो अपने काम में लग चुका था और मैं बिल्कुल निढाल सी सोफ़े पर गिर सी गई। मेरे हाथ पाँव, पूरा जिस्म थर थर काँपने लगा। मुझे प्रदीप का सामना तक करने से खौफ महसूस हो रहा था। अचानक वो लाउंज में आया, अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए वहीं मेरे पास सोफ़े पर ढेर हो गया। आज तो बहुत थक गया हूँ जाने मन, इधर आओ ज़रा, मुझे सुकून दो। मुझे कमर से पकड़ता हुआ अपने साथ लगाने लगा। अरे क्या हुआ है तुम्हें, काँप क्यों रही हो? और तुम्हारा जिस्म इतना गर्म क्यों हो रहा है? तुम्हें बुखार है क्या? वो मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोला। उससे इस कदर खौफ महसूस हो रहा था कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। तुम्हें कितनी बार समझाया कि बीमार मत हो जाया करो। मैं तो एक रात भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो शाबाश, कोई पेन किलर खा लो ताकि तुम ठीक हो जाओ। मुझे बीमार औरतों से सख्त नफ़रत है। मेरी पीठ पर थपकी देते हुए मुझे पुचकार कर कहने लगा। मुझे उसके वजूद से बेइंतहा घिन महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। वो सिर्फ एक वहशी दरिंदा नहीं बल्कि एक कातिल भी था, मासूम लड़कियों के जज्बात का कातिल, और फिर उनकी जान लेने से भी ज़रा नहीं कतराता था। मैं अपनी उंगलियां चटखाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इस जंगली से ख़ुद को आज़ाद कराऊं। मैं बहुत कमज़ोर लड़की थी, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था,
कोई भाई ऐसा नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो सकता था। बूढ़ा बाप भी भला मेरे हक के लिए कैसे लड़ सकता था। उन्होंने तो बड़ी मुश्किलों से मुझे विदा किया था, मगर मैंने भी ठान ली थी कि मैं अब ये ज़िंदगी और नहीं जीऊँगी। आर या पार। अचानक ही वो कमरे में आ गया और मैं एकदम से बिदक कर पीछे हटी। कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? पेन किलर खा ली या अभी नहीं खाई? मैंने कहा, मैंने मेडिसिन खा ली थी मगर फिर भी कुछ आराम नहीं हुआ। क्या आज की रात मुझे रेस्ट नहीं मिल सकता? वो एकदम से गुस्से से फुंकारा, मेरे बालों से पकड़कर मुझे झंझोड़ डाला। कहने लगा, मुझे इनकार करने वाली लड़कियों से सख्त नफ़रत है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? अगर आज के बाद मेरे सामने तुमने इनकार किया या मुझसे कोई भी सवाल किया तो तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, मगर मैंने हिम्मत से काम लिया और कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने अपनी बीवी को ज़मीन में गाड़ा था। मगर मैं शांति नहीं हूँ। मैं भी एकदम से जोश में आकर बोली। अब उस घटिया इंसान ने और ज़रा डरकर खामोश नहीं रह सकती थी। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर तुम जान ही गई हो तो ये भी जान चुकी होंगी कि मैंने उसे कैसे मारा था। ये कहते ही साथ उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाकर उसकी शोला मेरे चेहरे के करीब किया। कहने लगा, ऐसे मारा था मैंने उसे, और अब मैं इतिहास दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे आज बिल्कुल शांति की तरह लगने लगी हो। तुम औरतों को मोहब्बत रास नहीं आती। तुमसे जितना भी प्यार कर लो, हमारी जान के पीछे ही पड़ जाती हो। मगर मैं कोई कमज़ोर मर्द नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि मैंने उसे कैसे मारा, और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी तुम्हें दूँगा। तुम्हारी चीखें सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ये कहते ही उसने मेरी कमीज़ के पल्लू को आग लगा दी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। मेरी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा था। अचानक ही राजू कमरे के अंदर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी इसके साथ राख बना के रख दूँगा। मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े जल चुके थे और मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी। राजू ने एकदम से टेबल पर रखा कांच का फूलदान उठाया और ज़ोर से प्रदीप के सर पे दे मारा। वह बिल्कुल आंखें फाड़ के राजू को देख रहा था और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। राजू ने जल्दी से बेड की चादर खींच कर उतारी और मेरे वजूद से अच्छी तरह से लपेट दी। मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था और मैं उसके कंधे पर सर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। खौफ के मारे मेरी हालत बुरी हो रही थी। रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने आज बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दी थी, इसलिए वो आती ही होगी। आज तो हमने प्रदीप को रंगे हाथों पकड़ लिया है, इसलिए उसका बचना नामुमकिन है। उसे उसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो मुझे तसल्लियाँ दे रहा था और मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई हूँ। प्रदीप फर्श पर बेसुध पड़ा था और मैं बस कांपे जा रही थी और रोए जा रही थी। राजू कहने लगा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, बिल्कुल शांति की तरह। मगर उसकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि उस वक्त घर में प्रदीप और शांति के अलावा कोई भी नहीं था। मैं मार्केट गया हुआ था। जब वापस आया तो साथ वाले कमरे से धुआं निकल रहा था और दरवाज़ा लॉक था, और प्रदीप लाउंज में बड़े मज़े से टांग पे टांग रखे सिगरेट पी रहा था, क्योंकि उसे औरत ज़ात को तकलीफ़ में पहुंचाकर उसकी चीखें सुनकर मज़ा आता था। जब मैंने दरवाज़ा खोला था, शांति जलकर मर चुकी थी। मैं बिल्कुल सकते में आ गया था। प्रदीप ने मुझे अपना मुंह बंद करने को कहा था और हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को दफनाया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो सारे इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं उस वक्त बहुत डर गया था, बहुत कमज़ोर था मैं। अंदर से तो मैं अभी भी शांति का खुद को मुजरिम समझता हूँ। अगर मैं तभी पुलिस में जाकर सब कुछ उगल देता तो शायद आज तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें ना होती। मैं राजू के सीने से लगी वो सारी सच्चाई सुन रही थी और थर थर काँपे जा रही थी। आज वो मेरे साथ भी तो बिल्कुल ऐसे ही करने वाला था, मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। इतने में पुलिस अभी आ गई। प्रदीप जो बेसुध होकर बेहोश पड़ा था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी बाकी की ज़िंदगी अब जेल में कटने वाली थी। मेरी माँ मुझे देखकर रोई जा रही थी और मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। वो कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि वो इस कदर जालिम होगा और उसने अपनी पहली बीवी को भी ऐसे मारा था। काश कि हम
बेटियों का रिश्ता करने से पहले थोड़ी सी छानबीन कर लेते, क्योंकि सिर्फ दौलत की बिना पर खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। हमें भी दौलत का लालच आ गया था, इसलिए बिना छानबीन के हमने तुम्हारी शादी कर दी थी। हमें माफ़ कर देना बेटा। मेरे पापा भी मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। मैंने उनके हाथ मजबूती से पकड़ लिए और कहा, आप क्यों शर्मिंदा करते हैं? मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रदीप इतना गिरा हुआ इंसान है। ये तो शुक्र है कि राजू ने उसकी पोल खोल दी और हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि उसे गुस्सा दिलाएंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी राजू भी कमरे में आ गया और कहने लगा, वर्षा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रदीप पर एक बहुत बड़ा मजबूत केस लगा है। शांति के कत्ल के सारे सबूत जो स्टोर रूम में बंद थे, वो सब मैंने पुलिस के हवाले कर दिए। अब मुझे भी किसी चीज़ का कोई डर नहीं, और ये डर तुमने ही मेरा दूर किया है। मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने मुझे और ख़ुद को प्रदीप की ग़ुलामी से बचा लिया। तुम्हारे डिवोर्स पेपर वकील ने तैयार कर दिए हैं, बस तुम्हें सिग्नेचर करने हैं और तुम उसकी क़ैद से हमेशा के लिए बरी हो जाओगी। मैंने मुस्कुराकर राजू की तरफ देखा और उसका शुक्र अदा किया। मैं बहुत टाइम बाद अपने घर वालों के साथ बैठी थी। उस जालिम शख्स ने तो मुझे अपने घर वालों से भी दूर कर दिया था। डिवोर्स की बात सुनकर मेरी माँ का रंग सफ़ेद पड़ गया। कहने लगी, मेरी बेटी उजड़ गई, बर्बाद हो गई, अब दोबारा तुमसे शादी कौन करेगा? मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। मैंने कहा, माँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं। अगर सारे मर्द प्रदीप जैसे होते हैं तो मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी। मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। न जाने माँ बाप अपनी बेटियों की तलाक का सुनकर इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। शायद इसीलिए ही माँ बाप दुआ करते हैं कि उन्हें बेटी पैदा ना हो, क्योंकि वो अपनी बेटियों के नसीब से डरते हैं, उनके डिवोर्स के खौफ से डरते हैं, क्योंकि समाज उनको दूसरी नज़र से देखता है। राजू मेरे सामने खड़ा मुझे बहुत गौर से देख रहा था। शायद वो मुझे तसल्ली या दिलासा देना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे दूँ। प्रदीप को अपनी बीवी के कत्ल और मुझ पर जानलेवा हमला करने के 2 केस बने थे। वो काफ़ी मजबूत बैकग्राउंड का था और उसके बहुत जानने वाले भी थे। कुछ नेताओं के साथ भी उसकी दोस्ती थी, जिनकी शय पर उसने औरत को अपने पाँव की जूती समझ लिया था। उसके वकील ने उसके केस को कमज़ोर करने की बहुत कोशिश की कि प्रदीप मेंटालिटी तौर पर अपसेट है और कभी कभी आपे से बाहर हो जाता है और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वकील ने बहुत सारी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, जिनसे ये साबित होता है कि वो कई बार मेंटल प्रॉब्लम्स से गुजर चुका है, इसलिए उसने जो कुछ भी किया अपनी इसी बीमारी की वजह से किया। प्रदीप कोर्ट रूम में भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है ताकि सब उसे पागल समझें और उसकी सज़ा में कुछ कमी हो सके। उसके खिलाफ मैंने और राजू दोनों ने ही गवाही दी थी। हमें अपना केस कमज़ोर होता हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि शायद दौलत के बलबूते पर वो वकीलों और जजों को भी ख़रीदने का हुनर रखता था। मगर जब बात मीडिया तक पहुंची तो मीडिया ने उसके केस को काफ़ी हवा दी कि किस तरह से उसने औरतों पर अत्याचार किया, और मजबूरन जज को उसके केस का फ़ैसला हमारे हक़ में करना पड़ा और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। और यूँ मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि जो भी था मुझे अभी भी उससे खौफ महसूस होता था। मुझे लगता था कि अगर वो छूट गया तो मेरा पीछा ज़रूर करेगा। मैं ज़्यादातर एक कमरे में ही बंद रहती थी, क्योंकि मैं भी मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इतना अत्याचार और जुल्म सहना इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है और वह बड़े मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ वापस लौटता है। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप फिर से मेरे रिश्ते के लिए परेशान हो गए, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी मुझे घर पर बिठा कर नहीं रख सकते थे। मगर मेरा तो सभी मर्दों पर से विश्वास उठ चुका था। मुझे नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। मुझे लगता था कि सारे मर्द शायद औरत को तकलीफ़ देने के लिए ही होते हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी जब मुझे मेरी माँ ने कहा कि राजू तुमसे मिलने आया है। वो अपने माँ बाप को भी साथ लाया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। बेटा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने तुम्हारी इतनी मदद भी की थी। और हर मर्द जालिम नहीं होता। कुछ मर्द जालिम मर्दों के ख़िलाफ़ औरतों के साथ खड़े भी हो जाते हैं, जैसे वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। भले ही वो इतना अमीर नहीं है, मगर मैं तो पहले ही अमीर घराने में तुम्हारा रिश्ता देकर देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी महलों में ही खुश रहेगी। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं गुमसुम सी उन्हें देखने लगी। मुझे राजू की नज़रों का मतलब समझ में आने लगा था, मगर वो मुझसे शादी क्यों करेगा? क्योंकि वो तो गवाह है कि उस इंसान ने मुझ पर कितना जुल्म किया। वो मुझे कैसे अपना सकता है? क्या उसका दिल इतना बड़ा होगा? या शायद वो मुझ पर तरस खा रहा था,
इसलिए मुझे अपनाने का सोच रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि तभी राजू मेरे कमरे में आया। कहने लगा, देखो वर्षा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सही है, इसलिए तुम किसी दूसरे मर्द पर जल्दी से भरोसा भी नहीं कर सकोगी। इसलिए तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले सकती हो। अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि अकेले ज़िंदगी काटना बहुत ही दुश्वार होता है और हर हमसफ़र प्रदीप जैसा नहीं होता। सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत मजबूत बनाया है, वरना मैं तो खुद को प्रदीप का ग़ुलाम ही समझने लगा था। मैंने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया था और अपने माँ बाप की मजबूरी को देखते हुए प्रदीप के साथ रहने लगा था। उसकी हर बात मानी, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए। उसे दूसरों की राय और हुक्म का ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ तुमने ही मुझे सिखाया है। इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ और तुम मुझे अब बहुत अच्छी लगती हो। बहुत ज़्यादा सीधी सादी हो तुम, बिल्कुल मेरे टाइप की। क्या तुम मुझे इस काबिल समझती हो कि मुझ पर भरोसा कर सको और अपनी ज़िंदगी में एक मौका दे सको? मैं तुम्हारे फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा और तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा मैं उसका सम्मान करूँगा। ये कहकर वो चला गया और मैं बिल्कुल गुमसुम सी बैठी रह गई। उसने तो मुझे बोलने के भी काबिल नहीं छोड़ा था। मैं तो समझ रही थी कि शायद वो मुझ पर तरस खाकर मुझे अपनाना चाह रहा है, मगर उसकी बातों से यूँ लग रहा था जैसे वो मेरा एहसानमंद है और मुझे पसंद करता है, इसलिए मुझे अपनाना चाहता है। इसलिए मैंने खामोशी से अपने माँ बाप के आगे फिर से सर झुका दिया और कुछ दिन बाद मैं चुपचाप सादगी से राजू की ज़िंदगी में चली गई। वो मुझे ब्याह कर अपने गांव ले आया था। उसका घर बहुत छोटा था और अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसका बाप एक जागीरदार के यहाँ चौकीदारी करता था। उसने मुझसे कभी वादा नहीं किया था कि वो मुझे महल और बंगले में रखेगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, मगर उसने ये विश्वास ज़रूर दिलाया था कि वो मेरी इज़्ज़त करेगा और मेरी राय का सम्मान करेगा, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होता है। अगर मर्द अपनी बीवी को अपने पैर की जूती समझेगा तो चाहे वो मर्द उसे महलों में भी रख ले, तब भी वो औरत उसके साथ खुश नहीं रह सकती। और आज मैं राजू की ज़िंदगी में बहुत खुश और सुकून से हूँ। कभी कभी अतीत मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है और मेरा जिस्म थर थर काँपने लगता है, मगर राजू मुझे अपने सीने में पनाह दे देता है। मेरा हर गम और हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। उसकी संगत पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त करने वाला इंसान है।